हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हमारी जैसे कि सेकंड वीडियो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं अच्छे से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सेकंड वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से अपने वीडियो और पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपकी 11.3 टॉपिक नंबर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन योर बुक। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द स्लैब इट गेट्स डिस्प्लेस्ड लेटरली। आपने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है, ठीक है, आपने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, जब उसमें से कुछ लाइट्स क्या हुई, रिफ्लेक्ट, जब उस पर कोई लाइट्स पड़ी तो क्या हुआ, इट गेट्स डिस्प्ले लेटरली। द emergent ray come out parallel to the incident ray. Unlike a rectangular slab, the side of a glass prism are inclined at an angle called angle of prism. आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखा है, वहां से लाइट पास हुई, यहाँ पे आपका एंगल प्रिज्म रखा है आपने। प्रिज्म बच्चों एक ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है, बिल्कुल शीशे का बना होता है। जब आप उसमें से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो जो लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है। डिफरेंट कलर्स विवग्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक हैज 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेस। जो प्रिज्म है उसके अंदर बच्चों 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर बेसिस होते हैं। ठीक है, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड एट एन ईच एंगल। जो ये बेसिस होते हैं वो हर एंगल पे क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। ओके, तो जो ये आपने ऐसे कुछ ड्रॉ किया है, तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? जो प्रिज्म के दो लेटरल फेसिस पे जो एंगल थ्रो होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट डेविएशन। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये बच्चों। ठीक है, लेट्स डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। आपने देखा होगा स्पेक्चुअल कलर, आपने रेनबो में डिफरेंट कलर्स देखे होंगे, है ना? हाउ कुड द व्हाइट लाइट, कैसे जो सन की व्हाइट लाइट है वो रेनबो को डिफरेंट कलर्स देती है? बिफोर टेकअप ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, द इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेना। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आपने क्या लेना है बच्चों? फिक्स शीट ऑफ व्हाइट पेपर, आपने एक व्हाइट शीट लेनी है, ठीक है, ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पे वहां पे आपने यूजिंग अ ड्राइंग पिंस, आपने कुछ ड्राइंग पिंस लगा देनी है, ठीक है, उस फिर ताकि वो पेपर बिल्कुल भी हिले ना। ठीक है, प्लेस अ ग्लास प्रिज्म, आपने उसके ऊपर एक ग्लास का प्रिज्म प्लेस कर देना है इन ऑन इट सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस। जो उसका ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है, ऐसे वो ऐसे आपने उसको उसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद पेंसिल से उस प्रिज्म को आउटलाइन आपने कर लेना है। जब आप पेंसिल से उस प्रिज्म को की आउटलाइनिंग करेंगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पीई। आपने जब एक प्रिज्म को ऐसे वहां पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ऐसे जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया तो आपने क्या ड्रॉ करनी है, एक पीई लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पीई inclined to one of the refracting surface, say ए बी ऑफ द प्रिज्म। जो आपने प्रिज्म के तीनों को नाम दे देना है, ए बी और सी। यहां से आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है ए बी के साथ जो टच करे। ठीक है, लुक एट द फिक्स 2 पॉइंट्स एट द पी क्यू। आपने पी क्यू पे देखिए, पी क्यू पे आपने दो पिंस फिक्स करनी है, एक पी पे और एक
क्यू पे, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यहाँ पे फिक्स करनी है दो पिंस, ठीक है। थ्रू द अदर फेस ए सी के अदर फेस में सेम ऐसे ही आपने यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे दो पिंस आपने फिक्स करनी है, एक का नाम है आर, एक का नाम है एस, ठीक है। रिमूव द पिंस एंड द ग्लास प्रिज्म, जब आप ग्लास प्रिज्म को रिमूव कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, को बताती हूँ। These lines, the line PE meets the boundary of the prism. जो line PEE है वो meet कर रही है बच्चों boundary of the prism and similarly join to produce point R and S. Let these lines meet boundary the prism E and F. जब आप इसको lines को join करोगे तो आपके पास E और F जो होगा point वो produce होगा। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स देखने को मिलेंगे। जैसे जो पीई है वो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ई एफ आपकी, ई एफ कहाँ है, देखो रिफ्रैक्टेड रे है, जब आपकी रे यहाँ से लाइट की गई तो वो रिफ्रैक्ट हुई अंदर ई एफ के साथ, ठीक है। एफ एस आपकी एमर्जेंट रे है जो बाहर की तरफ को निकली। एंगल ए आपका कहाँ है बच्चों, ढूंढो जल्दी से, एंगल ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल ए। एंगल आई आपका इंसिडेंट रे, जो आपकी रे एंटर हुई वो एंगल आई बना रही है, जो आपकी रे रिफ्रैक्ट हुई एंगल आर बना रही है, ठीक है। जो एंगल ई बना रही है आपके इमर्जेंट रे, एंगल डी जो है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्पिल्ट द इंसिडेंट लाइट, जो प्रिज्म है उसमें उसने क्या किया, ठीक है। जो प्रिज्म है वो स्प्लिट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हुआ, ठीक है। जब ये या देखो यहाँ पे जब लाइट इसके ऊपर पड़ी ग्लास लिट के ऊपर, फिर उसके बाद वो प्रिज्म के ऊपर पड़ी तो वो लाइट 7 कलर्स में क्या हुई, डिस्पर्स्ड हुई, टूट गई, ठीक है। वेरियस कलर्स आपको देखने को मिले, विवग्योर, ब्लू, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। बैंड ऑफ द कलर, जो आपके ये कलर के बैंड है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पूरे बैंड्स को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। आपको कभी भी ये कलर अकेले अकेले देखने को नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको ये कलर एक दूसरे में, आप इनको कभी अलग नहीं कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, लाइट का, व्हाइट लाइट का टूटना डिफरेंट कलर्स में, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। आपने क्या लेना है, एक थिक शीट लेनी है कार्डबोर्ड भी, उसके ऊपर आपने एक होल बनाना है और उसके बीच में आपने एक स्लिट रखनी है। उस स्लिट के पास आपने, दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। फिर उस स्लिट के बाहर आपने यहाँ पे प्रिज्म रखना है, मान लीजिए आपके पास ये कार्डबोर्ड है, ऐसे रखना है। और वहां आपने देखना कि स्लिट पे आप पे पूरी क्या पड़े, सन की रेस पड़े। जैसे ही इस स्लिट पे सन की रेस पड़ेगी और प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे लाइट के, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखेगा आपको, बैंड्स दिखेंगे डिफरेंट कलर्स, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है थ्रू प्रिज्म। यू हैव सीन वट वाई डू वी गेट दिस कलर, हमें ये कलर क्यों आए, बिकॉज डिफरेंट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे डिस्पर्स होते हैं, डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, दे पास थ्रू अ प्रिज्म, जब वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू वो डिस्पर्स्ड होते हैं। रेड लाइट सबसे लीस्ट बेंड हुई, देखो यहाँ पे रेड लाइट सबसे लीस्ट बेंड हुई और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुई, है ना। रेड लाइट यहाँ से गई और सीधा, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुई। दस द रे ईच, जो हर रे का जो कलर होता है उसका डिफरेंट पाथ होता है। इट इज अ बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम, तो हमें एक बैंड फॉर्मेशन होती है जो उससे हम स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं। तो इसाक न्यूटन बच्चों ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया था, जिससे हमें सनलाइट का स्पेक्ट्रम मिला था। ऐसा ग्लास प्रिज्म उन्होंने यूज किया था जो आजकल आप स्कूल्स में भी देखते हैं। फिर इन्होंने ट्राई किया था कि कलर्स को, व्हाइट लाइट को, वैसा सेम प्रिज्म लेकर व्हाइट लाइट को उन्होंने स्प्लिट किया था और बताया था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। ही देन प्लेस्ड सेकंड, उन्होंने फिर क्या किया,
उन्होंने पहले क्या किया, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए उन्होंने एक वैसा ही सिमिलर प्रिज्म लिया, फिर उन्होंने उनको कोई कलर्स नहीं देखने को मिले। जब उन्होंने सेकंड प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पहले उन्होंने एक रखा फिर दूसरा प्रिज्म रखा, तो देखा उन्होंने कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, उन्होंने देखा कि वैसे तो व्हाइट लाइट जो है, एक प्रिज्म उन्होंने ऐसे रखा सीधा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, वेट, एक प्रिज्म उन्होंने सीधा रखा, लाइट यहां से एंटर हुई, लाइट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 7 पार्ट्स में। एक प्रिज्म उन्होंने उसके इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया, तो उन्होंने देखा कि वो 7 कलर्स कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बना रहे हैं, ठीक है। ही फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट और मर्जिंग फ्रॉम द, तो उन्होंने देखा जो सेकंड प्रिज्म से लाइट आई वो व्हाइट कलर की आई, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चला एनी लाइट, कोई भी लाइट जब that gives a spectrum similar to that of sunlight is offered to as a white light, तो हमें पता चला कि वो जो कलर्स हैं वो व्हाइट लाइट के ही हैं, ठीक है, वो सारे कलर्स मिलकर व्हाइट लाइट ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट होती है जो 7 कलर से बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपके मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ सिंगल कलर होता है, जैसे कि आपका एक कलर है लाइट में, तो ऐसी लाइट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, जैसे आपके सोडियम लाइट्स होती हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट आपकी बेटा व्हाइट लाइट होती है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि देखो आपकी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही, तो आपकी पॉलीक्रोमेटिक। रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, जब आप इन कलर्स को कंबाइन करेंगे तो आपको जो व्हाइट लाइट फॉर्मेशन होगी उसे आप रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका, हाउ वुड यू, how could the white light of the sun give rise to various color of the rainbow? white light जो sun की होती है वो रेनबो को डिफरेंट कलर्स कैसे देती है? आपने देखा होगा बारिश के बाद हमेशा आसमान में एक सुंदर सा रेनबो देखने को मिलता है ना। तो इससे क्या होता है, कैसे होता है ये? इट इज कोस्ड बाय डिस्पर्जन, जब बारिश होती है तो कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं बारिश के पानी के, तो उससे क्या होता है लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है एटमॉस्फेयर में। रेनबो इज ऑलवेज, हमेशा रेनबो सन की अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, हमेशा याद रखना। जो पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ऐसे प्रिज्म में व्हाइट लाइट पड़ी थी और वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई थी, वैसे ही पानी की छोटी छोटी बूंदे प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर में एक छोटी सी पानी की बूंद है, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी और क्या होगा, रेनबो की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट की डिस्पर्जन की वजह से ही क्या होता है, हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो सी अ रेनबो, आपको सनी डेज में रेनबो देखने को मिलता है आफ्टर अ वाटरफॉल, वाटरफॉल से या वाटर फाउंटेन से विद द सन बिहाइंड यू। तो जो रेनबो जो है बेटा वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से बनता है और हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, लाइट बहुत ज्यादा बेंड होती है, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, समझते हैं इसे, ठीक है। You might have observed the apparent random wavering or flickering of object through a turbulent stream of hot air rising above a fire or radiator. कभी आपने देखा है कि जब आग जलती है तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ऐसे फ्लिकर उड़ते हुए छोटे छोटे से, है ना, वेवरिंग करते हुए। तो जो हमारे जो एयर होती है फायर के ऊपर वो थोड़ी सी क्या होती है, गर्म होती है। आपने फील भी किया होगा कि जो जब हम आग जलाते हैं तो उसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होती है, ठीक है। और जो गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है, हल्की होती है, और जो कूलर एज कंपेयर टू कूलर, जो ठंडी हवा से, ठीक है।
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू कूलर रे. Since the physical condition of the refracting medium are not stationary, the apparent position of the object are seen through hot air fluctuates. इसलिए हमें जो आग में जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो में ऐसे उड़ते हुए फ्लक्चुएट करते हुए दिखते हैं. ठीक है. द वेवरिंग जो ये फ्लक्चुएशन होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन ए स्मॉल स्केल, तो हम इस स्मॉल स्केल में हम क्या देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होती है. जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन. बच्चों जो स्टार की पोजीशन है इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार लाइट. जो स्टार है द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेयरिंग. आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है. वी हैव इन डिफरेंट मीडियम, कभी बढ़ता है कभी कम होता है. डिस्टेंट स्टार एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइफ. हमारे जो स्टार्स है इतने दूर है वो सोर्स ऑफ लाइट का ही काम करते हैं. When the star light enters the earth atmosphere, जब स्टार की लाइट एटमोस्फियर के अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करती है तो उसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है. वो सीधी नहीं आती है, वो रिफ्लेक्ट होके आती है जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाता है. मींस वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ को जा रही है. इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. इसकी वजह से हमें जो पोजीशन स्टार की दिखाई देती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन. मान लीजिए आपका स्टार यहाँ है लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे होता है. ठीक है. हमें वो दिखाई यहाँ देता है. इसलिए जो स्टार्स होते हैं अपीयर हायर, हमें स्टार्स ज्यादा दूर दिखाई देते हैं देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. ठीक है. तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही इसका एक एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. हम आपने देखा है कि स्टार्स क्या करते हैं ट्विंकल करते हैं. तो ये भी क्यों करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. क्या होता है जब स्टार लाइट बच्चों अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तब उसमें रिफ्रैक्शन होती है. अर्थ में एंटर होने से पहले देखो कितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है. आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट सीधी नहीं आ रही है, रिफ्रैक्ट होके आ रही है. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, अगर रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा. तो एटमॉस्फेयर जो बेंट स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जिससे क्या होता है वो आपका स्टार लाइट बेंड होगी तो आपको जो स्टार की पोजीशन है वो आपको थोड़ी दूर दिखेगी. आपको स्टार्स दूर दिखते हैं एक्चुअल पोजीशन से. ठीक है. जो स्टार्स की पोजीशन है वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है. फिजिकल So the physical conditions of the earth atmosphere are not stationary as we case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, जिसके वजह से stars क्या है बहुत दूर है हमसे. ठीक है. तो क्या होता है जो उनकी लाइट हमें आती है वो फ्लक्चुएट होकर आती है जिसकी वजह से स्टार्स जो हैं हमें वो क्या दिखते हैं चमचमाते हुए दिखते हैं. ट्विंकल एक्चुअली में स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं लेकिन वो हमसे बहुत दूर है. बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वो क्या करते हैं ट्विंकल करते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देखिए स्टार्स आर विजिबल टू अस थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर वेरी इन डेंसिटी. हमारे एटमॉस्फेयर की इतने ज्यादा लेयर्स हैं, डेंसिटी भी उनकी वेयर करती है. तो ट्रबलेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज सम ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्टार्स गेट रिफ्रैक्टेड. स्टार्स की कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्या करते हैं स्टार ट्विंकल करते हैं. पर रियलिटी में स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं. ठीक है. तो अगर स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं पर हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट्स हमें क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. बिकॉज बच्चों जो प्लैनेट्स है वो बहुत ज्यादा क्लोज है. स्टार्स इतने ज्यादा क्लोज नहीं है अर्थ से. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज देयर फॉर टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आईज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स विल नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट. इसलिए टोटल आई हमारे जो टोटल लाइट हमारे आईज के अंदर एंटर होती है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलिफाई कर देती है. और जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्लैनेट्स है वो हमारे अर्थ के बिल्कुल पास है, इसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं. नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी है. आपने क्या लेना है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स एस लेना है लाइट का, व्हाइट लाइट का. आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं, आप टॉर्च ले लीजिए. ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, द लेंस प्रोवाइड पैरेलल बीम ऑफ लाइट. जो आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट थे, अलो द लाइट पास थ्रू. आपने यहाँ पे गिलास लेना है ठीक है पानी से भरा हुआ, उसमें से लाइट को पास करना है. अलो द बीम लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल. उसके बाद आपने यहाँ पे कार्डबोर्ड रखना है जिसमें सर्कुलर होल होगा.
ठीक है। उसके पीछे आपने क्या रखनी है, ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन ए स्क्रीन, एंड सेकंड आपने यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस रखना है। ठीक है, लेंस के बाद आपने dissolve 200 gram sodium thiosulfate is about 2 liter of clean water taken in the tank and add 1 to 2 ml concentrated sulfuric acid. What do you observe? चलो देखते हैं। You find and find my, जब आप इसके अंदर कुछ आप इसके अंदर H2SO4 डाल दोगे और इसमें क्या डाल दोगे, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे और सोडियम थायोसल्फेट डाल दोगे, तो क्या होगा बच्चों, आपको देखिए जब आप इसमें से लाइट को, जब आप टॉर्च से लाइट पास करोगे तो आपको कुछ सल्फर के पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे 2 to 3 मिनट्स पे। सल्फर पार्टिकल्स बिगन्स टू फॉर्म, यू कैन ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करेगा कि blue light from 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelength by minute colloidal particles. Observe the colors of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe the first the orange red color and the bright crimson red color on the screen. बच्चों जो यहाँ से लाइट पास हुई, जब होल से पास हुई, तो जो यहाँ पे जो लाइट बनी, एक लाइट तो ऑरेंज कलर की बनी, दूसरी लाइट जो फॉर्म हुई वहां पर वो ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर की लाइट स्क्रीन पर फॉर्म हुई। इससे हमें क्या पता चलता है, एन अरेंजमेंट ऑफ, इससे हमें पता कि क्लोडियल सॉल्यूशंस जो होते, क्लोडियल सॉल्यूशन मींस आपने वो क्लीन वाटर था, आपने उसमें कुछ मिक्स किया, उस क्लोडिया यानी क्लोडियल्स, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स ने हेल्प की लाइट को स्कैटर करने में, जिसकी वजह से वो सर्कुलर होल में एंटर हुई और हमें एक इमेज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, समझते हैं हम आगे। वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट शॉर्टर, ऐसा क्यों होता है, जो दिन होता है हमारा वो 4 मिनट छोटा होता है। अगर हमारी, इफ देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन अर्थ, अगर अर्थ में कोई एटमोस्फियर ना होता तो एक्चुअल सनराइज हैपन्स व्हेन इट इज बिलो द होरिजन इन द मॉर्निंग। The rays of the light from the sun below the horizon reach our eyes because of refraction of light. बच्चों ये होरिजन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। जब सनराइज होता है, हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, जब सनराइज होता होने वाला होता है तो उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अभी सनराइज हुआ भी नहीं होता है, हमें सन पहले ही राइजिंग में दिख जाता है 2 मिनट्स। ठीक है, हमें 2 मिनट्स अर्लियर सन दिख जाता है, 2 मिनट। हमें क्या होता है, जब यहाँ पे देखो अभी आपका सन यहाँ पहुंचा है, बिलो द होरिजन ही होता है, उससे पहले ही आपको सन दिखाई दे जाता है, यानी 2 मिनट्स अर्लियर। और सेम ऐसा सनसेट के केस में होता है, सनसेट के केस में भी क्या होता है, सूरज डूब चुका होता है लेकिन हमें फिर भी सन दिखाई देता है, यानी 2 मिनट्स, एक्चुअली में सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखाई देता है। तो ये सब एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क की फ्लैटरिंग की वजह से, इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमें जो सन की पोजीशन है वो एक उसमें नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अकॉर्डिंग टू रेल लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। बच्चों अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इंटरप्ले ऑफ द लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टुलर फिनोमेना इन नेचर। ठीक है, जो हमारी लाइट है उसके हमारे जो लाइट है बच्चों नेचर में इसके डिफरेंट फिनोमिना है, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी, आपने वाटर का कलर सी में देखा होगा, रेडनिंग ऑफ द सन, जब सन राइज होता है तो कितनी ज्यादा रेडनिंग होती है आसमान में, जब सन सेट होता है तब भी। तो ये वंडरफुल फेनोमिना है जो लाइट के स्कैटरिंग के साथ कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे कि टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बच्चों क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब कोई बीम ऑफ लाइट, देख मान लीजिए आपने सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपने मिल्की वाटर लिया है, when a beam of light strikes the minute particles of the earth atmosphere, suspended particle of dust and molecules of the air, the path of the become visible। ठीक है, आपने कभी देखा, अब एक बिल्कुल बंद कमरा है और उसमें एक छोटा सा होल है, वहां से लाइट आते हुए आपने दिखी होगी, उसके लाइट में आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, और इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सस्पेंडिकल पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट क्या होगी,
स्कैटर नहीं होगी हमारे रूम में, अगर इनका होना जरूरी है, नहीं तो एक ही जगह लाइट पड़ेगी और पूरे इसकी वजह से ही क्या है, दिन में हमें हर जगह लाइट दिखती है। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह आपको अंधेरा दिख रहा है और एक जगह आपको लाइट है, नहीं। तो लाइट क्यों होती है, हमारी जो नेचुरल सन की लाइट है वो भी स्कैटर क्यों होती है बच्चों, क्योंकि वो इन सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से ही स्कैटर। देखो जैसे आप यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो यहाँ पे लाइट ज्यादा स्कैटर हुई, यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं हुई। तो लाइट स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, जब लाइट हमारे इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ती है तो लाइट क्या होती है, द मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। तो ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम है, जितनी कम वेवलेंथ होगी लाइट उतनी ज्यादा स्कैटर होगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो ब्लू, इसलिए हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ ज्यादा क्या होता है, स्कैटर होता है कलर। इस वजह से हमें अपना जो आसमान का कलर है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको स्काई थोड़ा डार्क दिखेगा, बिकॉज इतनी ज्यादा हाइट पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। तो हमारी एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है इसकी वजह से जो ब्लू कलर है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनमें जो स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्जर वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं या फिर रेड सिग्नल्स होते हैं वहां पे हमेशा रेड कलर लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो रेड कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्केचर करता है विद स्ट्राइक्स। जब वो छोटे पार्टिकल के साथ, फोग के साथ भी अगर वो स्ट्राइक कर जाए तो वो ज्यादा स्ट्राइक करता है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो लार्ज डिस्टेंस इसकी वजह से हमें दूर से भी रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म, जब ग्लास प्रिज्म पे कोई लाइट पड़ती है, ठीक है, तो कौन सी लाइट, द कलर ऑफ द लाइट विच विल, तो कौन सी लाइट हमें सबसे पहले तो वो है रेड। सबसे जो कम लाइट बेंड होती है वो रेड है। स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन से वो शिफ्ट हो दिखते हैं हमें, तो ऐसा क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने अभी पढ़ा। Why is the color of the scattered light when the size of the scattering particle is relatively large? When the white sunlight, जब सनलाइट की जो व्हाइट लाइट है वो डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ती है जो हमारे एटमोस्फियर्स होते हैं, तो वो स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्कैटर्ड लाइट क्या दिखती है, ब्लू दिखती है, क्योंकि ब्लू जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, उसकी वेवलेंथ कम है। बट विद विल कलर ऑफ द स्काई, आपको स्काई का कलर क्या दिखता है? इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम ए प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एटमोस्फियर। बच्चों अगर एटमोस्फियर नहीं होगा, एटमोस तो क्या होगा, हमें स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी, बिकॉज ऑफ नो एटमोस्फियर नो स्कैटरिंग विल अकर, ठीक है। The sky appears dark instead of blue to an astronaut stated reason। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको जो आसमान है वो डार्क दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होगी तो लाइट क्या होगी, स्कैटर नहीं होगी। जब लाइट ही स्कैटर नहीं होगी स्पेस में तो आपको स्काई क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पाथ ऑफ लाइट विजुअल। तो कौन सा फिनोमिना है जो पाथ को लाइट के विजिबल रखता है? तो वो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इट रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, stay safe and thank you. I hope you like video, you understand the concept much better. Thank you.